बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। बीजेपी के संकल्प पत्र जारी होने के बाद पीएम मोदी ने न्यूज 18 को पहला इंटरव्यू दिया। न्यूज 18 नेटवर्क के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के सवालों पर बेबाक जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल अफस्पा यानी आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट हटाने के वादे पर जमकर प्रहार किया। पीएम ने कहा कि अफस्पा हटाने का मतलब जवानों को फांसी पर लटकाने जैसा है। वो इस एक्ट को किसी भी कीमत पर हटने नहीं देंगे। चलिए सुनते हैं अफस्पा हटाने के कांग्रेस के चुनावी वादे पर क्या कहा पीएम मोदी ने। आप अफस्पा को कैसे देखते हैं? क्या कोई एक टाइम बाउंड वे में उसको वो किया जाएगा? देश में पहले ऐसी स्थिति पैदा करनी चाहिए कि अफस्पा की जरूरत ही न पड़े। जैसे हमने अरुणाचल में परिस्थिति पैदा की तो कुछ जिलों से हमने हटाया, हमने कुछ राज्यों में से हटाया। 1980 के बाद पहली बार हटाने का काम हमने किया है, लेकिन कानून को तो बनाए रखा है। सरकार के पास हथियार तो होना ही चाहिए ताकि जवानों को एक सुरक्षा मिले, तब जवान मोरली लड़ सके। और जम्मू कश्मीर में से हटाने का मतलब होता है कि हमने हमारे जवानों को फांसी के तख्त पर लटका देना। मैं देश के जवानों के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। अब अफस्पा को हटाने की बात करने का मतलब है कि आप अपने सेना के जवानों के हाथ में से सारे शस्त्र ले रहे हैं, तो देश की सेना के जवान को इस प्रकार से निहत्या करना क्या शोभा देता है क्या? और भारत की सेना पीस कीपिंग फोर्स में भारत के सुरक्षा बल के जवान जाते हैं। जब से पीस कीपिंग फोर्स बना है तब से जाते हैं, और दुनिया में सबसे ज़्यादा नंबर भेजने वालों में हिंदुस्तान है। लेकिन अनुभव ये आया है कि इतने सालों में सारे दुनिया में भारत की सेना के लोगों की डिसिप्लिन, ड्यूटी के प्रति उनका समर्पण, इसकी भरचक सराहना होती रही है। बड़ा गौरवगान होता रहा है। आज हमारे ही देश के एक दल जो 50-60 साल तक सरकार चलाता रहा, वो आज इस प्रकार की भाषा बोले, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? न्यूज 18 के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पीएम मोदी ने सहारनपुर में मुसलमानों से वोट मांगने पर मायावती पर तंज कसा। पीएम ने कहा कि लगातार मिल रही हार से मायावती बौखला गई हैं। पीएम ने कहा मायावती की सियासत पर सेकुलरिज्म का झंडा ढोने वाले चुप क्यों बैठे हैं। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि अगर ऐसी ही अपील किसी ने हिंदू वोटरों से की होती तो फिर हंगामा खड़ा किया जाता। हालांकि पीएम मोदी ने इस पूरे मामले को इलेक्शन कमीशन का मामला करार दिया। आपको बता दें कि यूपी के देवबंद में रविवार को महागठबंधन की संयुक्त रैली में बहुजन समाजवादी पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने मुसलमानों को बार बार सचेत करते हुए कहा कि किसी भी सूरत में वो अपने वोट को बंटने नहीं दे। साथ ही कहा कि कांग्रेस इस लायक नहीं है कि वो बीजेपी को टक्कर दे सके। सहारनपुर में मुस्लिमों से वोट मांगने पर पीएम मोदी ने मायावती पर तंज कसा और ऐसी स्थिति के लिए मायावती को लगातार मिल रहे हार को जिम्मेदार ठहराया। पीएम ने कहा कि सवाल मायावती से नहीं बल्कि उन तमाम सेकुलरिज्म का झंडा ढोने वालों से है जो इस वाक्य पर चुप बैठे हैं। पीएम मोदी ने पूछा अगर ऐसी ही अपील किसी ने हिंदू वोटरों से की होती तो फिर कितना हंगामा खड़ा किया जाता। हालांकि पीएम मोदी ने इस पूरे मामले को इलेक्शन कमीशन का मामला करार दिया। आपको बता दें कि यूपी के देवबंद में रविवार को महागठबंधन की हुई संयुक्त रैली में बहुजन समाजवादी पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने मुसलमानों को बार बार सचेत करते हुए कहा कि किसी भी सूरत में वो अपने वोट को बंटने ना दे। साथ ही कहा कि कांग्रेस इस लायक नहीं है कि वो बीजेपी को टक्कर दे सके। मायावती जी ने ओपनली मुस्लिम्स को मुस्लिम से वोट मांगे, कहा कि सिर्फ गठबंधन को वोट दीजिएगा, वोट बंटना नहीं चाहिए। उसके रहते वो इसी की नजर में भी आ गई। ऐसे बयानों को आप कैसे देखते हैं? लगातार पराजय के कारण हताश हुई मायावती जी इस प्रकार की बात कहे, इसे मैं बहुत स्वाभाविक मानता हूं। मुसलमानों को स्पेशल वोट करने के लिए अपील करे वगैरह, एक तो ये इलेक्शन कमीशन का विषय है किसको करना, लेकिन मुझे चिंता मायावती की कम है, क्योंकि अब वो डूबती हुई दी नैया है, बचने के लिए मुसलमानों को सहारा ढूंढती हो। मैं उनकी मुसीबत समझ सकता हूं। मेरी चिंता देश के सेक्युलर का झंडा लेकर के घूमने वाले 24 घंटे से उनके मुंह पर ताला क्यों लग गया है। अगर ऐसी बात किसी ने हिंदू समाज के लिए बोल दी होती तो ये कितनी उठापटक करते, कितने अवार्ड वापसी वाले निकल आते, कितने सिग्नेचर वाले निकल आते। ये जमात चुप क्यों है? देश के लिए चिंता का विषय है ये जमात।
और आपसे भी मेरा आग्रह कि ऐसी जमात को अब एक्सपोज करने की जरूरत है कि इस प्रकार की सिलेक्टिव क्यों है। क्या इससे उनके सेकुलरिज्म को कोई चोट नहीं पहुंची? क्या ये उनके सेकुलरिज्म को बढ़ावा देने वाली चीज थी? क्या इनके सेकुलरिज्म को ताकत? इसलिए सबसे बड़ा खतरा ये नकाबी लोग हैं ना, उनका है। मायावती की तो मजबूरी है, कैसे भी करके बचना है, तो वोट मांगने के लिए इधर उधर कोशिश करती रहेगी। बीजेपी के संकल्प पत्र जारी होने के बाद पीएम मोदी का ये पहला और पूरा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखिए आज शाम 7 बजे। इस इंटरव्यू को न्यूज 18 नेटवर्क के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी ने लिया है। आगे बढ़ते हैं। पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। उत्तराखंड के 5 लोकसभा सीटों पर 11 अप्रैल को मतदान होना है। टिहरी सीट पर बीजेपी की माला राज्य लक्ष्मी शाह का मुकाबला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह से है। वहीं नैनीताल सीट पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट का मुकाबला कांग्रेस के महासचिव हरीश रावत से है। अल्मोड़ा सीट पर बीजेपी के अजय टम्टा का मुकाबला कांग्रेस के प्रदीप टम्टा से है। वहीं पौड़ी की सीट पर बीजेपी के तीरथ सिंह रावत का मुकाबला कांग्रेस के मनीष खंडूरी से है। हरिद्वार सीट पर पूर्व सीएम रहे रमेश पोखरियाल निशंक का मुकाबला कांग्रेस के अम्बरीश कुमार से है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं दीपांकर। आज आखिरी दिन है, किस तरह की तैयारियां देख रहे हैं आप दलों की? बिल्कुल मनु, जिस तारीख का इंतजार 11 तारीख का पूरे उत्तराखंड को था, वो अब सिर्फ यहां से 2 दिन बाकी है और अब आज शाम 5 बजे प्रचार थम जाएगा। आज जो कुछ घंटे बचे हैं, ये आखिरी मौका है अपनी बात पहुंचाने का। जहां तक बात रही कि नेता ने अपनी बात पहुंचानी थी, वो पहुंच गई होगी, लेकिन अब कुछ घंटों में आप कितनी बात पहुंचा पाते हैं ये देखना होगा। जो माइंड सेट करना था वो हो चुका होगा। त्रिवेंद्र सिंह रावत जो मुख्यमंत्री हैं, आज विकासनगर और रामनगर में 2 रैलियां करेंगे, 2 जगह प्रचार करेंगे। वहीं केंद्र से मंत्री पीयूष गोयल देहरादून और मसूरी में प्रचार करेंगे। कांग्रेस के प्रचार की बात करें तो कांग्रेस के नेता अब खुद लगेंगे और जितने कुछ चंद घंटे बाकी है उसमें अपनी बात समझाने की कोशिश करेंगे। पर कुल मिलाकर जिन मुद्दों को लेकर 2 साल से कांग्रेस इंतजार कर रही थी कि 11 तारीख आए, वो दिन आए खासतौर पे जिस दिन लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो और हम ये साबित करें कि 11 विधायक जो सिर्फ जीते थे कांग्रेस के, उससे आगे नंबर बढ़े, समर्थन बढ़े कांग्रेस के प्रति। तो बीजेपी के लिए चुनौती यह है कि 57 विधायकों की सरकार है और 5 की 5 सीटें वो जीत कर लाए। तो 11 तारीख दोनों के लिए, एक के लिए निर्णायक दिन है, एक के लिए बहुत बड़ी परीक्षा का दिन है। और अब नेताओं की धड़कनें धीरे धीरे बढ़ेंगी क्योंकि बहुत बड़े नेता इस समय यहां पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। हरीश रावत खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं जो सीएम रह चुके हैं और 2 जगह से विधानसभा चुनाव हारे। अजय भट्ट इलेक्शन लड़ रहे हैं जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, रानीखेत से चुनाव हारे थे 2017 में। निशंक चुनाव लड़ रहे हैं, हालांकि सबसे सेफ सीट बीजेपी की हरिद्वार मानी जा रही है। इसी तरीके से मनीष खंडूरी जो अपने फादर की लेगेसी पर चुनाव लड़ रहे हैं। वही तीरथ सिंह रावत जो अपने जो गुरु कहेंगे, राजनीतिक गुरु भुवनचंद खंडूरी, उनकी लेगेसी पर चुनाव लड़ रहे हैं। माला राज्य लक्ष्मी शाह जो रानी होने के बावजूद चुनाव लड़ रही है। प्रीतम सिंह जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो चुनाव लड़ रहे। तो उत्तराखंड के जितने बड़े से बड़े नाम हो सकते हैं वो इस समय मैदान में, और 11 तारीख की वोटिंग तय कर देगी कि आपका राजनीतिक भविष्य क्या होगा। और लगभग 78 लाख यहां पर वोटर्स हैं जिनमें 40 लाख पुरुष हैं, 37 लाख समथिंग महिलाएं हैं और 40 लाख वोटर इन 78 लाख में से यूथ है। तो उस यूथ को राहुल गांधी एड्रेस कर पाए या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एड्रेस कर पाए, और उस यूथ को किसकी बातें समझ में आई। अगर 50% भी वोटिंग रहती है, 50% भी अगर पोल रहता है, तो उसमें यूथ की भूमिका बहुत अहम होने वाली है उत्तराखंड में, और खासतौर पर उस यूथ की जिसकी डेट ऑफ बर्थ 2000 के बाद है, वो पहली बार 18 साल का हुआ है और पहली बार वो उत्तराखंड में वोट करेगा। तो आज शाम 5 बजे के बाद अब सब कुछ वोटर के दिमाग, उसके माइंड सेट पर तय होगा, और जब 11 तारीख सुबह मतदान शुरू होगा तो सारी बातें वहां वोट बैलेट बॉक्स ईवीएम मशीन में कैद होंगी। मनु, दीपांकर, ये समझना चाहेंगे कि आखिरी दौर का आज प्रचार है, सिर्फ चंद घंटों के लिए प्रचार करने को मिलेगा सभी पार्टियों को, तो इसका कितना पॉजिटिव असर पड़ता है लोगों पे, क्योंकि आखिरी चरण में, आखिरी दिन में क्या ऐसा क्या उनको मिल जाएगा? जहां तक
पिछले कुछ चुनाव के एक्सपीरियंस की बात करें तो ऐसा कुछ खास बदलने वाला लास्ट में होता नहीं है, क्योंकि आप 2 साल से इसी बात को भुना रहे होते हैं कि 2017 में जब विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया था तो वहीं से तय था कि 2019 में कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ये साबित करने की तैयारी करेंगी कि हम सही हैं। लेकिन क्या कांग्रेस पिछले 2 सालों में अपने लिए कोई जमीन तैयार कर पाई है, यह भी तय होगा। और क्या 57 विधायकों की सरकार कोई छाप छोड़ पाई है, यह भी तय होगा। ये तो रही राज्य स्तर में दोनों सरकार और संगठन की बातें। दूसरा जो मुकाबला बड़ा रहेगा उत्तराखंड में खासतौर पर, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 रैलियां और राहुल गांधी की 4 रैलियां। इन 2 और 4 में कौन भारी पड़ा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 रैली या फिर राहुल गांधी की 4 रैली। और अब वोटर का मूड लगभग तय हो चुका था, वोटर को पता है कि उसे किसे वोट करना है। तो आखिरी दौर सिर्फ और सिर्फ एक ही औपचारिकता भर रहता है कि आखिरी दिन है, एक नियम बनाया कि 5 बजे प्रचार थम जाएगा। लेकिन जो माइंडसेट आपने सेट करना था, जो रैली से अपनी बात कहनी थी, जो विचार जनता तक पहुंचाने थे, वो टाइम लगभग एंड हो चुका है। मनु, दीपांकर, आपको क्या लगता है कि दोनों ही पार्टियों ने प्रचार किया है, बीजेपी आगे है इस रेस में या फिर कांग्रेस ने बाजी मार ली है? मनु, अगर बीजेपी की मजबूत पक्ष की बात करें तो बीजेपी के पास संगठन है, बीजेपी बूथ तक पहुंची, बीजेपी के पास 57 विधायकों की सरकार है, पूरा सिस्टम है, तरीके से बात पहुंचाई गई है, नरेंद्र मोदी जैसा फेस है, प्रधानमंत्री है देश के, और बीजेपी के पोस्टर बॉय है। बीजेपी का कोई भी सांसद इस वक्त देश में इलेक्शन नहीं लड़ रहा है, सीधे सीधे नरेंद्र मोदी इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट होना है, उस व्यक्ति के लिए वोट, इस बार सांसद के लिए वोट नहीं हो रहा है। तो बीजेपी के लिए यहां प्लस है नरेंद्र मोदी। कांग्रेस यहां राहुल गांधी को प्रोजेक्ट जरूर कर रही है, लेकिन कांग्रेस का जिस तरीके से संगठन है, और खासतौर पे इस प्रदेश की बात करूं तो संगठन का जो बिखराव है, वो बिखराव संगठन कांग्रेस की कमजोरी है। और कांग्रेस कहीं पर भी अभी तक बीजेपी की बातों को डिफेंड नहीं कर पाई है। तो अगर सरकार की बातें करें, केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, तो बीजेपी कहीं ना कहीं इस 19-20 के खेल में 20 है अभी तक। जी बिल्कुल दीपांकर, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आज शाम प्रचार थम जाएगा और 11 अप्रैल को यहां पर सभी 5 सीटों पर वोटिंग होनी है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आज मसूरी पहुंचेंगे, टिहरी प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। गांधी चौक पर यह भाजपा की जनसभा होगी। माला राज्य लक्ष्मी शाह भी इस दौरान मौजूद रहेंगी। टिहरी से माला राज्य लक्ष्मी शाह बीजेपी की प्रत्याशी हैं। तो आपको बता दें कि आज केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मसूरी पहुंचेंगे और टिहरी प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आज हल्द्वानी में प्रेस वार्ता करेंगे। सीएम त्रिवेंद्र की रामनगर में चुनावी जनसभा होगी। सीएम विकासनगर में भी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आज हल्द्वानी में रहेंगे, वहां पर वो प्रेस वार्ता करेंगे। इसके बाद रामनगर में चुनावी जनसभा का कार्यक्रम है। प्रदेश में 11 अप्रैल को मतदान होना है और हमेशा से यहां सर्विस वोटर्स का रोल अहम रहा है, जिसे पाने के लिए सियासी दलों के बीच सियासी हमले भी होते रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के लिए 11 अप्रैल को होने जा रहे मतदान में पोस्टल बैलेट मतों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी, खासकर तब जब इनकी संख्या 90,000 के पार है। पोस्टल बैलेट मतदाताओं में सेना से लेकर पैरामिलिट्री फोर्सेज जैसी सेवाओं में तैनात मतदाता आते हैं। उत्तराखंड में ऐसे सर्विस मतदाताओं की संख्या 90,000 से अधिक है। अकेले पौड़ी संसदीय सीट पर इनकी संख्या 37,000 के आसपास है। 2008 में पौड़ी संसदीय सीट के लिए हुए उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल TS रावत की जीत ही पोस्टल बैलेट मतों से सुनिश्चित हुई थी। 2009 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 5 सीटों पर 11,046 पोस्टल बैलेट मत मिले थे, जबकि कांग्रेस को महज 1,831 वोट ही मिल पाए। माना जा रहा है कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से 2 में कांटे की टक्कर हो सकती है। इसीलिए कोई भी सियासी दल सर्विस वोटरों को हल्के में नहीं लेना चाहता। और 2014 में भी कुछ वही ट्रेंड देखने को मिला। बात अगर 2014 चुनाव की करें तो टिहरी सीट से भाजपा प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह को 3,534 वोट और कांग्रेस प्रत्याशी साकेत बहुगुणा को 1,259 मत मिले।
पौड़ी से बीजेपी प्रत्याशी बीसी खंडूरी को 3,739 वोट, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी हरक सिंह रावत को 177 वोट। अल्मोड़ा से बीजेपी प्रत्याशी अजय टमटा को 902 वोट और कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टमटा को 80 वोट। नैनीताल से बीजेपी प्रत्याशी भगत सिंह कोश्यारी को 1,451 वोट और कांग्रेस प्रत्याशी केसी सिंह बाबा को 525 वोट। हरिद्वार से बीजेपी प्रत्याशी रमेश पोखरियाल निशंक को 1,489 वोट, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी रेणुका रावत को 547 मत ही मिले थे। इस इलेक्शन में भी देखें तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय अगर हम देखें तो एक राष्ट्रीय भाव के ऊपर भी एक चुनाव का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो उसमें जो भावनाएं हैं लोगों की और जो सैनिकों की भावनाएं हैं बहुत काउंट करती हैं। ये तो आप देखिए, गढ़वाल में ही देखिए, गढ़वाल में इवन कुमाऊं में भी इतने सारे सर्विस पर्सनल हैं, तो उनके जो वोट हैं जो अभी तक काउंटिंग में अगर नहीं आते थे, अगर वो सारे के सारे काउंटिंग में आ जाएंगे तो ये निश्चित तौर पे एक निर्धारण करेंगे कि कौन है जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड होता है। इस बार पोस्टल बैलेट से किसकी किस्मत खुलेगी इसका पता तो 23 मई को लगेगा, लेकिन इन वोटर्स की अहमियत को समझते हुए बीजेपी और कांग्रेस इन्हें रिझाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही। पुलवामा का हमला, राष्ट्रवाद की लहर और देश में आम चुनाव, ये तीनों घटनाएं ऐसी हैं कि जो आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करती हैं। इस पर भी 90,000 से अधिक सर्विस वोटरों की संख्या, इस सब का निचोड़ क्या निकलता है, इसके लिए हम सबको 23 मई का इंतजार करना होगा। कैमरा पर्सन अनिल नेगी के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।